जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, फिलहाल में बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लास नहीं हो पा रही और उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मेरी खुद की शादी है। अब सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और फैमिली में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो बहुत सारे काम भी करने होते हैं। और इसके अलावा इतनी ज़्यादा हाई प्रोफाइल फैमिली है नहीं कि चलो सारा सब कुछ काम ऑर्डर से हो गया, सारा सब कुछ खुद को करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो अब हम देखो, जो इससे पिछली वाली क्लास थी उसमें हमने कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको सब कुछ समझ में आ गया था। अब आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको त्रुटि, एरर्स के बारे में, कि एरर होता क्या है, त्रुटि क्या होती है। देखो, सबसे पहला एक माइंड सेट करो आपके दिमाग, एक फैक्ट सेट करो आपके दिमाग में। जो एरर है ना, पहले सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन फिलहाल में एरर से ऑलमोस्ट सभी के सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप पिछला पेपर उठा के देख लो, यदि 20 पेपर हुए हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन, 20 पेपरों में 15 क्वेश्चन एरर से बने हैं। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा है और थोड़ा सा सही ढंग से समझोगे बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ना कोई कॉन्सेप्ट का झंझट है यहाँ पर, ना कुछ और, बिल्कुल इजी वे में समझा दूंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब एरर त्रुटि होती है, ठीक है, एरर त्रुटि। अब ये त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक अल्फा त्रुटि होती है, एक बीटा त्रुटि होती है। ठीक है, अल्फा त्रुटि को हम प्रथम त्रुटि कहते हैं और बीटा त्रुटि को हम द्वितीयक त्रुटि कहते हैं। त्रुटि या एरर दो प्रकार के, पहला अल्फा एरर, दूसरा बीटा एरर। अल्फा एरर को हम प्रथम त्रुटि कहते हैं, बीटा एरर को हम द्वितीयक त्रुटि कहते हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अल्फा त्रुटि के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रथम प्रकार की त्रुटि। शोधकर्ता शून्य परिकल्पना। अब देखो, शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है जब मैंने आपको हाइपोथेसिस पढ़ाया था। ठीक है, शून्य परिकल्पना का मतलब क्या होता है कि जब रिलेशन जीरो हो, कि जब दो के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, जब संबंध बिल्कुल जीरो हो, किसी तरीके का कोई अंतर ना हो, तो वो क्या होती है, शून्य परिकल्पना होती है। और वैकल्पिक परिकल्पना होती है, वो शून्य परिकल्पना के जस्ट अपोजिट होती है। वैकल्पिक परिकल्पना में हमें संबंध देखने को मिलता है, जबकि शून्य परिकल्पना में हमें किसी तरीके का कोई रिलेशनशिप या संबंध देखने को नहीं मिलता। अब शोधकर्ता शून्य परिकल्पना, जो वास्तव में सत्य हो, को निरस्त कर देता है। ध्यान से सुनना, शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में सत्य है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, वो निरस्त कर रहा है। निरस्त का मतलब है उसे वो गलत साबित कर रहा है, उसे वो कैंसिल कर रहा है। जब नल परिकल्पना, नल परिकल्पना कह दो, शून्य परिकल्पना कह दो, जीरो हाइपोथेसिस कह दो, बात एक ही है, तीनों की तीनों एक ही शब्द है। जब नल परिकल्पना सही हो फिर भी उसे अस्वीकार कर दिया जाए। अब पहली परिकल्पना क्या होती है, प्रथम त्रुटि या अल्फा त्रुटि क्या होती है, कि जब शोधकर्ता जब शून्य परिकल्पना या नल परिकल्पना सत्य है, सही है, लेकिन उसे वो गलत साबित कर रहा है। दोबारा से ध्यान से सुनना, प्रथम त्रुटि या अल्फा त्रुटि क्या होती है, कि शोधकर्ता जब शून्य परिकल्पना या नल परिकल्पना सत्य है, लेकिन वो उसे गलत साबित कर रहा है, उसे वो निरस्त साबित कर रहा है, वो उसे गलत साबित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा त्रुटि कहते हैं। उसके बाद आती है बीटा त्रुटि, जिसे हम द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं। अब ये जस्ट जो अल्फा त्रुटि है उसी से थोड़ी सी मिलती जुलती है, कि यदि शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो वास्तव में गलत है, लेकिन उसे शोधकर्ता स्वीकार कर रहा है, उसे शोधकर्ता सत्य साबित कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, बीटा त्रुटि या द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहते हैं। ध्यान से सुनना, अल्फा त्रुटि में क्या हो रहा है कि शून्य परिकल्पना ठीक है,
लेकिन उसे गलत साबित किया जा रहा है, उसे अस्वीकृत किया जा रहा है। बीटा त्रुटि में क्या है कि शून्य परिकल्पना गलत है लेकिन उसे सही साबित किया जा रहा है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अल्फा त्रुटि और बीटा त्रुटि। अल्फा त्रुटि में क्या होता है कि शोधकर्ता शून्य परिकल्पना जो 100% क्या है, सत्य, लेकिन उसे वो अस्वीकार कर रहा है, इसे हम कहेंगे अल्फा त्रुटि। शून्य परिकल्पना जो वास्तव में गलत है लेकिन शोधकर्ता उसे स्वीकार कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे बीटा त्रुटि। ठीक है, अब इसके अलावा एक न्यू टॉपिक और है, मानक संदर्भित मापन या निकष संदर्भित मापन। ध्यान रखना, यहां से भी आजकल बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में। देखो एरर और ये मानक संदर्भित मापन और निकष संदर्भित मापन, यदि मैं इन दोनों टॉपिकों में देखता हूं तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इन दोनों टॉपिकों से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यदि मैं एक शब्द में कहूं तो ये जो वीडियो है जिसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले, एक एरर वाला और दूसरा मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब मानक संदर्भित परीक्षण और निकष संदर्भित परीक्षण दोनों को मैं कंपेयर करते हुए पढ़ाता हूं, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मानक संदर्भित परीक्षण छात्रों की योग्यता को किसी मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करते हैं, जबकि निकष संदर्भित परीक्षण में किसी व्यक्ति की योग्यता को निकष के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। दोबारा से ध्यान से सुनना, मानक संदर्भित परीक्षण छात्रों की योग्यता को किसी मानक समूह के संदर्भ में व्यक्त करता है, निकष संदर्भित परीक्षण में किसी व्यक्ति की योग्यता को निकष के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। एक साइड मानक के संदर्भ में स्पष्ट किया जा रहा है और दूसरी साइड निकष के संदर्भ में स्पष्ट किया जा रहा है। तो यहाँ आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों की योग्यता को मानक समूह के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है, निकष संदर्भित परीक्षण में व्यक्ति की योग्यता को निकष के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है। यहाँ बिल्कुल भी आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। निकष संदर्भित मापन में निरपेक्ष रूप से किसी छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है यह जाना जाता है, जबकि मानक संदर्भित मापन में किसी समूह के संदर्भित छात्र विशेष ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। देखो मानक संदर्भित परीक्षण में क्या किया जाता है, मानक संदर्भित परीक्षण में जांच पड़ताल की जाती है कि किसी स्टूडेंट ने अन्य बाकी के स्टूडेंटों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने अन्य स्टूडेंटों की तुलना में ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया हो सकता है किसी स्टूडेंट ने अन्य स्टूडेंटों की तुलना में कम ज्ञान अर्जित किया हो। ठीक है, तो यदि जहां पर ज्ञान का कंपैरिजन किया जा रहा है कि भाई किसी एक स्टूडेंट ने, या जो क्लास है जिसमें 30, 40, 50, 60, 70 से जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उस पूरी क्लास में किस स्टूडेंट ने बाकी अन्य स्टूडेंटों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। हो सकता है वो ज़्यादा हो और हो सकता है वो कम हो। यदि आप इसका मापन कर रहे हो तो उसको कहोगे आप मानक संदर्भित परीक्षण या मानक संदर्भित मापन। और वहीं मैं दूसरी साइड बात करूं निकष संदर्भित मापन के बारे में, इसमें ओवरऑल नॉलेज को काउंट किया जाता है कि भाई छात्र ने टोटल कितना ज्ञान अर्जित किया है, छात्र ने कुल कितना ज्ञान अर्जित किया है। तो बिल्कुल दोबारा से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, निकष संदर्भित परीक्षण में छात्र के द्वारा अर्जित किए गए कुल ज्ञान की बात की जाती है कि छात्र ने ओवरऑल टोटली कितना ज्ञान अर्जित किया है। और मानक संदर्भित परीक्षण में ज्ञात किया जाता है कि छात्र ने अन्य छात्रों की कंपैरिजन कितना ज्ञान इकट्ठा किया है। ठीक है, तो निकष संदर्भित मापन में टोटल ज्ञान की बात की जाती है, छात्र के द्वारा अर्जित किए गए कुल ज्ञान की बात की जाती है। वहीं मानक संदर्भित मापन में कि छात्र ने अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है उसकी बात की जाती है। अब देखो इसका सबसे प्यारा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं। रिजल्ट दो तरीके से आता है। ठीक है, पिछले 2 साल में देखा होगा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट है वो 2 तरीके से आ रहा है। एक तो रिजल्ट आता है परसेंटाइल में
और एक रिजल्ट आता है परसेंट में। अब परसेंट और परसेंटाइल क्या होता है ये समझाता हूँ। परसेंट 10वीं से लेकर मतलब जब तक आज तक आपके जितने भी रिजल्ट आए हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे रिजल्ट आपके परसेंट में ही आए हैं। मेरी 80 बन गई, ताऊ के लड़के की छोरे की 90 बन गई, मामा की लड़की की 75 बन गई, मेरे दोस्त की 80 बन गई, मेरा दोस्त की 46 बनी है। तो ये परसेंट है, ठीक है। तो ये परसेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिसने जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया उसकी ज़्यादा परसेंटेज बन गई, जिसने कम ज्ञान अर्जित किया उसकी कम परसेंट बन गई। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं किसी कैंडिडेट की सपोज 90% बनी, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि बंदे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बंदे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इसने 90% अचीव किया है। दूसरी साइड एक कैंडिडेट जिसकी 46 बनी है, पता चल गया 46 सुनते ही कि भाई मामला रफा दफा ही है, तुक्के से पास हुआ है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम परसेंट के बेस पर क्या पता चला रहे हैं? उस कैंडिडेट के टोटली नॉलेज का पता चला रहे हैं कि भाई किसी की 90 बनी, हमने जैसे सपोज दैट आपके सामने 3 ऑप्शन है 50, 60 और 90 और एक की 95, ठीक है। किसी ने बताया कि मेरी 95 बनी, आप सोचो तेरी यार तो बहुत इंटेलिजेंट है, 95 बन गई। एक दूसरे कैंडिडेट ने बताया मेरी 90 बनी, यार तू भी इंटेलिजेंट है, तेरी 90 बन गई। तीसरे ने बताया मेरी 46 बनी है, अरे यार तू तो यार पढ़ने पर फोकस नहीं करता, तेरे अंदर ज्ञान ही नहीं है, 46 बनी है तेरी। तो वो जो परसेंट है वो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस छात्र के टोटली ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां पर कुल ज्ञान की बात हो रही है वहां निकट संदर्भित परीक्षण होगा। तो निकट संदर्भित परीक्षण किससे संबंधित है? प्रतिशत से संबंधित है। और परसेंटाइल में रिजल्ट कैसे बनता है? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपकी क्लास में 100 कैंडिडेट हैं और कोई एक कैंडिडेट था जिसके 99 नंबर आए, तो इसको 100 परसेंटाइल नंबर आ गए। दूसरे के 98 नंबर आए तो इसको 99 परसेंटाइल नंबर आ गए। तीसरे के 96 नंबर आए, इसका 98 परसेंटाइल नंबर आ गए। चौथे के 90 नंबर आए, इसको 97 परसेंटाइल नंबर मिल गया। परसेंटाइल में रिजल्ट कैसे बनता है? जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसका 100 परसेंटाइल होता है। उससे कम जिसके नंबर आ रहे हैं, मतलब सेकंड रैंक वाले को सेकंड परसेंटाइल रैंक मिलेगी, थर्ड रैंक वाले को थर्ड परसेंटाइल रैंक मिलेगी। तो परसेंटाइल का रिजल्ट किस तरीके से बनता है? कंपैरिजन करते हुए बनता है, तुलना करते हुए बनता है। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स है उसको 100 परसेंटाइल, फिर दूसरी पोजीशन वाले को 99.99 परसेंटाइल, तीसरी पोजीशन वाले को 99.98 परसेंटाइल, चौथी पोजीशन वाले को 99.97 परसेंटाइल, ठीक है। और ये जो पॉइंटों का सिलसिला है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। यदि किसी एग्जाम में लाखों में स्टूडेंट है, सपोज दैट 1 लाख स्टूडेंट है, तो जिसकी एक फर्स्ट रैंक आ रही है ना उसको 100 परसेंटाइल मिलेगा, दूसरे रैंक वाले को 99.99 परसेंटाइल मिलेगा। इस तरीके से चलेगा सीन। तो जो परसेंटाइल का रिजल्ट होता है वो मानक संदर्भित परीक्षण से संबंधित होता है और जो परसेंट का रिजल्ट होता है वो निकट संदर्भित परीक्षण से होता है। निकट संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जबकि मानक संदर्भित मापन में छात्रों के अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षिक रूप में किया जाता है। निकट संदर्भित मापन द्वारा शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों की अधिगम मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जो निकट संदर्भित मापन होता है इसमें अलग अलग तरीके की शिक्षण विधियों के माध्यम से छात्रों के अंदर जो ज्ञान है, छात्रों ने जो अधिगम समझा है, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग होता है, समझना होता है। तो निकट संदर्भित मापन के माध्यम से छात्रों ने जितना ज्ञान अर्जित किया है, छात्रों ने जितना सब कुछ समझा है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं है। आपने बोला कि यस सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कुछ ने बोला नहीं सर नहीं समझ में आया। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछने के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? आपके अधिगम की मात्रा को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये होता है निकट संदर्भित मापन। मानक संदर्भित मापन में छात्रों के अधिगम सफलता का मूल्यांकन सापेक्षिक रूप से किया जाता है। निकट मापन में परीक्षण कुछ उद्देश्यों तक सीमित होता है, जबकि मानक संदर्भित मापन में परीक्षण विस्तृत क्षेत्र तक होता है, ठीक है। निकट मापन में जो निकट संदर्भित मापन है इसमें जो परीक्षण होता है
कुछ स्पेशली उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वहीं मानक संदर्भित मापन में परीक्षण बिल्कुल अनलिमिटेड तरीके से किया जाता है। उसका जो एरिया होता है वो बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, कहीं पर भी आप कर सकते हो। तो निकष मापन का जो परीक्षण का एरिया है वो सीमित होता है। वहीं मानक संदर्भित मापन में परीक्षण बिल्कुल विस्तृत क्षेत्र में होता है। निकष मापन संकेत देता है कि हमने कितने उद्देश्य प्राप्त किए, जबकि मानक संदर्भित मापन संकेत देता है कि छात्र समूह में अपना स्थान कौन सा है। बात वही है, एक परसेंटाइल 1%, जो परसेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, हमने कितने उद्देश्यों को प्राप्त किया। वहीं जो परसेंटाइल है वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी कौन सी पोजीशन आई है, हमने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। निकष मापन छात्रों के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। छात्र के संबंध में विशिष्ट जानकारी, मैंने बोला कि इसकी 90% बनी है, आपको तुरंत जानकारी हो गई कि बंदे में टैलेंट है, 90% बनाया है। मैंने बोला कि इसकी 46 बनी है, आपको तुरंत ज्ञान हो गया कि बंदे में कुछ नहीं है। 46 बनी है, इतने तो बिना पढ़े हुए बना देते हैं लोग। तो इससे क्या हो रहा है, आपको उस सामने वाले स्टूडेंट की जो स्पेशल जानकारी है वो प्राप्त हो रही है। 90 वाला बंदा है ना, उसके सामने आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाओगे, आपको पता है कि ये 2 मिनट में झाड़ देगा हमारी। ये पूछ लिया ना, हमारी हवा नहीं है कि हम क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। 46 वाले के सामने आप रोब जमाओगे, भाई 46 तो इसको क्या आता होगा। तो आपको क्या पता चल रहा है, सामने वाले की स्पेशल जानकारी के बारे में पता चल रहा है। ये होता है निकष मापन। मानक संदर्भित मापन छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करता है। मानक संदर्भित परीक्षण से हमें छात्र के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम बात करते हैं। देखो यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है और अब ये लगभग 1 फरवरी तक चलेगा। आपको भी पता है सारी चीज़ें करनी होती हैं यार, बहुत सारे काम होते हैं। लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है शादी का, इसमें खुद को भी बहुत अच्छे से रहना होता है। आपकी साइड का पता नहीं, हमारे साइड क्या सिस्टम होता है कि जब सावा आ जाता है, कल हमारा सावा आया था, उसके बाद हमें कुछ वैसा मतलब बाहर घूमने का काम नहीं करना होता। जो दूल्हे होते हैं, वो जो दुल्हन होती हैं, वो जिनकी शादी होती है वो बाहर नहीं घूम सकते, लेकिन यहाँ पर हमें घूमना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारा काम हमें खुद को ही करना पड़ रहा है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हम घर में बहुत कम है। ताऊ जी हैं, मैं हूँ, पापा जी हैं, छोटा भाई है तो वो छोटा है, तो उसको हम इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो ये है सारे हालात। तो अब हम कल वाली क्लास में देखते हैं वैज्ञानिक शोध के बारे में। जो साइंटिफिक मेथड है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सभी को आना है, शादी में मौज मस्ती करना है। मैं आज सभी को इनविटेशन कार्ड भेज देता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, आप मैसेज करके, कॉल करके पूछो। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं आपका कॉल 100% उसी टाइम अटेंड कर पाऊँ, या फिर कुछ समय बाद में आपको मैं कॉल बैक करूँ।